नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है हर्षिता। स्वागत है आपका हिंदी विद हर्षिता यूट्यूब चैनल पे। ये हमारा चैनल है हिंदी विद हर्षिता। आप इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, क्योंकि हिंदी से रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो हिंदी मास्टर कैडर का है, लेक्चर कैडर का है, वो आपको यहीं से प्राप्त होगा। तो हमने देखो पिछली क्लासेस में क्या किया था, हमने आदिकाल में हमारे रासो साहित्य, सिद्धनाथ, जैन साहित्य और लौकिक साहित्य है वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम लेके आए हैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज, ठीक है, जिससे हमें पता चलेगा कि हमें कितना याद हुआ है और कितना नहीं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र पुस्तक से पूर्व किस रूप में प्रकाशित हुआ था? ऑप्शंस क्या हैं? हिंदी पत्रिका की लेखमाला, साहित्यालोचन, पत्रिका की विशेषांक या हिंदी शब्द सागर की भूमिका। तो किस में प्रकाशित हुआ था? आप जल्दी से आंसर कीजिए। क्या कह रहा है ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास ग्रंथ है वो हिंदी साहित्य का इतिहास एक स्वतंत्र पुस्तक से पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ था? देखो हम सबको पता है हिंदी साहित्य का इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल कहाँ कब प्रकाशित हुआ था? 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और सबसे पहले ये किस रूप में था? ये था हमारे हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। किस में रूप में था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में था। और ये हिंदी साहित्य का विकास नाम से इसका प्रकाशन हुआ था। और लेकिन 1940 ईस्वी में इसका संशोधन संस्करण भी प्रकाशित करवाया गया, जो कब हुआ? 1940 ईस्वी में। विद्वान मोद तरंगिणी के लेखक कौन है? विद्वान मोद तरंगिणी के लेखक कौन है? भिखारी दास, सुब्बा सिंह, भारतेंदु हरीशचंद्र या हरिराय? तो विद्वान मोद तरंगिणी के लेखक हैं हमारे सुब्बा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कृति व कृति की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? कौन सा बताना है? असंगत विकल्प बताना है। भक्त नामावली ध्रुवदास जी की, कवि नामावली सूदन की, भक्तमाल नाभादास जी की, कवित्र रत्नाकर महेश दास की। बताइए इनमें से गलत कौन है? गलत कौन सा है इनमें से? तो देखिए भक्त नामावली किसकी है? ध्रुवदास की है। कवि नामावली किसकी है? सूदन की है। और भक्तमाल हमारे नाभादास जी की है। कवित्र रत्नाकर किसकी है? कवित्र रत्नाकर है जो वो महेश दत्त की नहीं है, वो किसकी है? हमारे माता दीन मिश्र की है। कवित्र रत्नाकर किसकी है? माता दीन मिश्र की। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? द। निम्न में से मॉनियर विलियम की रचना है। मॉनियर विलियम की रचना कौन सी है? हिंदुइज्म एंड ब्राह्मणिज्म, इंडियन थीम्स, सिलेक्शन फ्रॉम हिंदी लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ द सिख रिलीजन। कौन सी है? मॉनियर विलियम्स की रचना है हिंदुइज्म एंड ब्राह्मणिज्म। सिलेक्शन फ्रॉम हिंदी लिटरेचर किसकी है? अगर हम इसकी बात करें, सिलेक्शन फ्रॉम हिंदी लिटरेचर ये किसकी है? ये है हमारे लाला सीताराम की। किसकी है? लाला सीताराम की। और हिस्ट्री ऑफ द सिख रिलीजन ये किसकी रचना है? ये है मैकाले की। किसकी है? मैकाले की। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर के रचनाकार हैं। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर के रचनाकार कौन है? इंद्रनाथ मदान, राहुल संस्कृतन, कृष्ण शंकर शुक्ल या गौरी शंकर द्विवेदी। इनमें से कौन सा आएगा? मॉडर्न हिंदी लिटरेचर के रचनाकार कौन है? तो मॉडर्न हिंदी लिटरेचर के रचनाकार हैं हमारे इंद्रनाथ मदान। कौन है? इंद्रनाथ मदान। इसमें से अगर देखें हम ऑप्शन में से, तो राहुल संस्कृतन, जो राहुल संस्कृतन है, इनकी कौन सी पढ़ी थी हमने? इनकी कौन कौन सी रचना पढ़ी थी? इनकी हमने दो रचनाएं पढ़ी थी। एक कौन सी थी? पुरातत्व निबंधावली। कौन सी थी? पुरातत्व निबंधावली। और दूसरी कौन सी थी? हिंदी काव्यधारा। दूसरी कौन सी थी? हिंदी काव्यधारा। कृष्ण शंकर शुक्ल
कृष्ण शंकर शुक्ल की कौन सी थी? इनकी थी हमारे पास आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। इनकी रचना का क्या नाम है? आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। गौरीशंकर द्विवेदी, गौरीशंकर द्विवेदी जी की कौन सी रचना है? इनकी है सुकवि सरोज। इनकी कौन सी है? सुकवि सरोज। नेक्स्ट देखते हैं, गारसा दत्तासी द्वारा रचित इस्तवार द ला लिटरेतुर इंदो ये हिंदुस्तानी रचना में शामिल अंतिम कवि का नाम है। अंतिम कवि का नाम क्या है? अंगद, हेमंत, हेमराज या फिर अंगराज? बताइए इनमें से कौन सा सही है? अंतिम हिंदू कवि। जो हमारे गारसा दत्तासी का ग्रंथ है इस्तवार द ला लिटरेतुर इंदो ये हिंदुस्तानी, इसका प्रकाशन कब हुआ था? इसका प्रकाशन कब हुआ था? इसका प्रकाशन हुआ था 1839 ईस्वी में। इसका प्रकाशक कौन थे? इसका प्रकाशन कहां से करवाया गया था? ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड द्वारा इसका प्रकाशन हुआ था। तो अभी ये बताइए, हमें पूछा क्या है, अंतिम कवि कौन से हैं? तो अंतिम कवि हैं हमारे पास हेमंत। कौन से हैं? हेमंत। और पहले कवि कौन थे? अंगद। तो ये क्यों, इसमें कौन सी पद्धति अपनाई गई थी? वर्णानुक्रम पद्धति, यानी कि वर्णों के क्रम के अनुसार कवियों का विवरण किया गया था। जैसे पहले क्या वाले कवि आ जाएंगे, तो उसमें क्या, कबीर जी को और केदारनाथ जी को एक साथ रख लिया, जो कि बिल्कुल ही असंगत था। यही इस ग्रंथ का सबसे बड़ा दोष भी था। तो इसमें जो पहले कवि हैं वो अंगद हैं और जो अंतिम कवि हैं वो हेमंत हैं। तज़किरा ई ससूरा ई हिंदी किस ग्रंथ का उर्दू अनुवाद है? ये नाम दिया हुआ है, ये किस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद है? इस्तवार द लिटरेचर इंदो ये हिंदुस्तानी, या फिर बी ऑप्शन है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, सी ऑप्शन है तबकात उ ससूरा, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सी ऑप्शन सही है? तो ये हमने देखो पढ़ा हुआ है अच्छे से। ये किस ग्रंथ का अनुवाद है? ये ग्रंथ, इसका गारसा दत्तासी के ग्रंथ का अनुवाद है, इस्तवार द ला लिटरेचर इंदो ये हिंदुस्तानी। ठीक है, ये ग्रंथ किस भाषा में था? ये ग्रंथ था हमारे फ्रेंच भाषा में था। और इसका उर्दू में अनुवाद किसने किया था? मौलाना करीमुद्दीन ने किया था। किस नाम से किया था? तज़किया ई ससूरा ई हिंदी के नाम से किया था। शिव सिंह सरोज का सही प्रकाशन वर्ष है 1839 ईस्वी, 1878 ईस्वी, 1883 ईस्वी या 1884 ईस्वी? कौन सी ऑप्शन आएगी? शिव सिंह सरोज, जो कि हिंदी साहित्य लिखने वाले पहले भारतीय विद्वान माने जाते हैं। तो इनका सही प्रकाशन वर्ष कौन सा है? तो इनका है 1883 ईस्वी। किसकी रचना है ये? शिव सिंह सेंगर की। निम्न में से किस पुस्तक के लिए आचार्य शुक्ल ने बड़ा वृत्त संग्रह शब्द का प्रयोग किया है? इस्तवार द ला लिटरेचर इंदो ये हिंदुस्तानी, बी ऑप्शन है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, सी ऑप्शन है शिव सिंह सरोज और डी है हमारे पास मिश्र बंधु विनोद। बताओ किस ग्रंथ को बड़ा वृत्त संग्रह? इसका आंसर आप ध्यान से दीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वृत्त संग्रह भी कहा है और इनमें से किसी एक ग्रंथ को बड़ा वृत्त संग्रह भी कहा है और बड़ा भारी वृत्त संग्रह भी कहा है। तो जो बड़ा वृत्त संग्रह है वो किसे कहा है? वो कहा है जॉर्ज ग्रेसन की रचना को। वो कौन सी है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी इसका आंसर आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि वृत्त संग्रह किसे कहा है? अच्छा, रामचंद्र शुक्ल जी ने वृत्त संग्रह किसे कहा है?
तो वृत्त संग्रह कहा है गारसा दत्तासी के ग्रंथ को, और शिव सिंह सरोज को क्या कहा है, वृत्त संग्रह कहा है। यानी कि इन्होंने कहा है कि ये कोई इतिहास ग्रंथ नहीं है, इसमें क्या है, कवियों को इकट्ठा कर लिया गया है, ये एक संग्रह है। तो मिश्र बंधु विनोद के ग्रंथ को क्या कहा है, इसको इन्होंने कहा है बड़ा भारी वृत्त संग्रह। ठीक है, तो ये इनमें से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो ये आप अच्छे से कर लो। मिश्र बंधु विनोद के तृतीय भाग का प्रकाशन वर्ष है। देखो, जो मिश्र बंधु भाग का, मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ है मिश्र बंधुओं का, उसका जो तीसरा भाग है उसका प्रकाशन वर्ष कौन सा है, 1913 ईस्वी, 1929 ईस्वी, 1931 ईस्वी या 1934 ईस्वी? बताओ इनमें से कौन सा है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो मिश्र बंधु विनोद है वो कितने भागों में प्रकाशित हुआ था, वो 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। कितने भागों में, 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था ये, 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो बताओ, जो तीसरा भाग था वो कब प्रकाशित हुआ? तीसरा भाग प्रकाशित हुआ था 1913 ईस्वी, ये सही है, 1913 ईस्वी। देखो, इसको 4 भागों में प्रकाशित हुआ था, पहला, दूसरा और तीसरा। आपसे पहला भाग पूछा जाए, दूसरा, तीसरा, ये तीनों भाग कब प्रकाशित हुए थे? ये तीनों भाग ही प्रकाशित हुए थे 1913 ईस्वी को। और जो इसका 4th भाग था वो प्रकाशित हुआ था 1934 ईस्वी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन मिश्र बंधु नहीं है? देखो, इनमें से मिश्र बंधु कौन नहीं है? कृष्ण बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। कौन नहीं है? जब मैंने आपको ये क्वेश्चन तभी बता दिया था जब हम इसके बारे में पढ़ रहे थे। कौन नहीं है? तो इसमें बताओ, कृष्ण बिहारी मिश्र हैं जो वो नहीं है। कौन कौन से हैं? श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। ये क्या है? मिश्र बंधु, जिनका ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद। और इन्होंने लगभग 5000 कवियों का वर्णन किया था अपने ग्रंथ में। अगर वास्तविक संख्या पूछी जाए कवियों की तो वो कितनी है? 4591। हिंदी नवरत्न, हिंदी नवरत्न पुस्तक के लेखक कौन है? बताओ, ऑप्शन है आपके पास, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, राम कुमार वर्मा या मिश्र बंधु। हिंदी नवरत्न किस लेखक की रचना है? तो हिंदी नवरत्न है हमारे पास, क्या आंसर आएगा? मिश्र बंधु। हिंदू नवरत्न किसकी रचना है? मिश्र बंधु। इसमें क्या है नवरत्न? इसमें 9 कवियों का विवरण किया गया है। कितने कवियों का? 9 कवियों का विवरण किया गया है। वो 9 कवि कौन कौन से हैं? अगर आपको अपने याद किए हैं, कौन कौन से हैं वो? सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, देव, भूषण, मतीराम, कबीर और कौन कौन से हमारे? चंद्रबरदाई। हो गए सभी? एक रह गए हमारे भारतेंदु हरीशचंद्र। और कौन से हैं? भारतेंदु हरीशचंद्र। तो ये इन 9 कवियों का विवरण है जो वो हमें मिश्र बंधु विनोद की, मिश्र बंधुओं की रचना हिंदी नवरत्न में मिलता है। हिंदी कोविद रत्नमाला, इस पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदी कोविद रत्नमाला रामचंद्र शुक्ल जी की है, डॉक्टर नगेंद्र की है, राम कुमार वर्मा या फिर श्याम सुंदर दास? बताओ, हिंदी कोविद रत्नमाला किसकी रचना है? तो ये रचना है हमारे बाबू श्याम सुंदर दास की। किसकी रचना है? बाबू श्याम सुंदर दास की। और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने
अपना इतिहास ग्रंथ लिखा था, हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें जो इनके 4 आधार ग्रंथ बताए गए हैं उनमें से एक ये भी है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वंशथली है तो मुक्तक काव्य क्या है? एक चुना हुआ गुलदस्ता। इस कथन के प्रतिपादक कौन है? आचार्य शुक्ल जी, नगेंद्र जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर गणपति चंद्र गुप्त। ये क्या कह रहे हैं? यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वंशथली है, मतलब क्या है? जो प्रबंध काव्य क्या होता है? वो संपूर्ण जीवन का विवरण होता है। प्रबंध काव्य में क्या होता है? संपूर्ण जीवन का विवरण होता है। लेकिन जो मुक्तक काव्य है वो कहते क्या है? वो एक चुना हुआ गुलदस्ता है। तो इस कथन के प्रतिपादक हैं हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया? हिंदी साहित्य, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने, डॉक्टर नगेंद्र, राम कुमार वर्मा या डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, किसने किया? तो हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ है जो इसका संपादन किया डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। किसने किया? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। और गणपति चंद्र गुप्त के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से पूर्व किस प्रसिद्ध ग्रंथ में हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त एवं कृतित्व का परिचय मिलता है? कहते जब हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ माना जाता है? 19वीं शताब्दी से माना जाता है। उससे पहले जो कौन सा ग्रंथ है जिसमें कवियों के जीवन वृत्त का पता चलता है? श्रृंगार संग्रह, 84 वैष्णवन की वार्ता, भक्त नामावली या गुरु ग्रंथ साहब? कौन सी है? इतिहास लेखन के पूर्व की रचना बतानी है, वो कौन सी है? 84 वैष्णवन की वार्ता। कौन सी है? 84 वैष्णवन की वार्ता। एक और थी इनसे रिलेटेड 252 वैष्णव की वार्ता। कौन सी थी? 252 वैष्णव की वार्ता। और ये दोनों किसकी थी? हमारी गोकुल नाथ की। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह कथन किस लेखक का है? मिश्र बंधु, बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर शिव सिंह सेंगर? चित्तवृत्तियों यानी कि चित्तवृत्तियों, हमारे मन की जो उस समय की जनता की चित्तवृत्ति थी, मनोदशा थी, उनके हालात थे, उनको परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य दिखाना, वो साहित्य का इतिहास कहलाता है। तो ये ऐसे शब्द किसने कहे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। देखो जहां पे ये चित्तवृत्ति वर्ड मिल जाए तो वहां पे समझ आना कि किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। इन्होंने कहा है कि जैसे जैसे देश के राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक स्थितियां बदलती हैं, वैसे वैसे जनता की चित्तवृत्तियों में, उनके हालातों में, भावों में, ठीक है, उनकी मन दशा में परिवर्तन होता जाता है और वैसे वैसे ही साहित्य में का रूप भी बदलता है। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम काल को संधि काल व चारण काल की संज्ञा किसने दी है? तो हमने किए थे आदिकाल के अलग अलग नामकरण कि किस विद्वान ने आदिकाल को किस नाम से पुकारा है। तो उसमें से हमें पूछा है कि संधि काल व चारण काल की संज्ञा किसने दी? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, श्याम सुंदर दास ने, धीरेन्द्र वर्मा ने या राम कुमार वर्मा ने? बताओ। संधि काल व चारण काल किसने कहा है? राम कुमार वर्मा ने। किसने कहा है? राम कुमार वर्मा ने कहा है। आदिकाल की रचनाएं, परंपराओं और प्रवृत्तियों को समझने में किस पुस्तक से सहायता मिलती है? आदिकाल की रचनाएं, परंपराएं और प्रवृत्तियों को, ठीक है, आदिकाल की
प्रवृत्तियों को समझने में किस पुस्तक से सहायता मिलती है? खालिकबारी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, प्राकृत पिंगल या श्रावकाचार? किससे मिलती है? तो जो आदिकाल की रचनाओं से, परंपराओं का, प्रवृत्तियों का हमें किससे पता चलता है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण से। किस रचना से? उक्ति व्यक्ति प्रकरण से पता चलता है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ, चौरंगीनाथ, चुनकरनाथ या गोपीचंद? नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं गोरखनाथ। अब हमारे पास आता है अगला क्वेश्चन। आदिकालीन कृति ढोला मारूरा दोहा की गणना किस साहित्य के अंतर्गत की जाती है? जैन साहित्य, लौकिक साहित्य, रासो साहित्य या सिद्ध साहित्य? ढोला मारूरा दोहा ये किस साहित्य के अंतर्गत आती है? ये है लौकिक साहित्य के अंतर्गत आती है। देखो, ना ही तो ये कोई वीर काव्य है, इसको रासो साहित्य में नहीं रख सकते, और ढोला मारूरा दोहा एक प्रेम गाथात्मक काव्य है, और ना ही इसको जैन साहित्य और सिद्ध साहित्य में रख सकते हैं। तो ऑप्शन से भी हमारा आंसर क्या निकल गया? लौकिक साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य का विषय बनाने वाला पहला कवि कौन है? खड़ी बोली को चंद्रबरदाई, सरहप्पा, गोरखनाथ या फिर अमीर खुसरो? खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले कवि हैं हमारे अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो ने खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले प्रथम कवि हैं। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं कि अवधी भाषा का भी पहला प्रयोग किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया गया है? बताओ, किस शैली का प्रयोग किया गया? दोहा चौपाई, पिंगल, डिंगल और कवित्त स्वेया? तो इस किस शैली का प्रयोग किया गया? कवित्त स्वेया का प्रयोग किया गया। कीर्तिलता किस कवि की रचना है? विद्यापति, नरपति नालय, अमीर खुसरो या फिर डी ऑप्शन है रामानंद? किस कवि की रचना है कीर्तिलता? कीर्तिलता जो है किसकी रचना है? विद्यापति की। किसकी? विद्यापति की। ठीक है, स्वयं विद्यापति ने कीर्तिलता को क्या कहकर पुकारा है? कहानी। स्वयं विद्यापति ने कीर्तिलता को क्या कहकर पुकारा है? कहानी कहकर पुकारा है। और कीर्तिलता एक इनकी रचना और है, कीर्ति पताका। एक और रचना कौन सी है? कीर्ति पताका। इन दोनों की भाषा क्या है? कौन सी भाषा में है? ये दोनों हैं अवहट में। किस भाषा में है? ये दोनों अवहट भाषा में लिखी गई हैं। और कीर्तिलता में क्या है? इसमें तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह की वीरता या उदारता का वर्णन किया गया है। और कीर्ति पताका में किसका वर्णन किया गया है? तिरहुत के राजा शिव सिंह की वीरता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विजयपाल रासो जो किसकी रचना है? नल सिंह भाट। इसकी भाषा क्या है? इसकी भाषा कौन सी है? नल सिंह भाट की जो ग्रंथ है विजयपाल रासो, इसकी भाषा कौन सी है? इसकी भाषा मानी जाती है अपभ्रंश। इसकी भाषा कौन सी है? अपभ्रंश। देखो, हमने पढ़ा है कि विजयपाल रासो है, इसकी अपभ्रंश भाषा होने के कारण जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इसे हिंदी साहित्य में मान्यता नहीं देती। साहित्य एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के द्वारा शिक्षा प्रदान करता है। इस कथन के प्रतिपादक हैं हीगल, कार्लाइल, कांट या विको। ये किसने कहा है कि जो साहित्य है वो दृष्टांतों के द्वारा शिक्षा प्रदान करता है? साहित्य एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के द्वारा शिक्षा प्रदान करता है। ये कथन है हमारे कार्लाइल का। साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास होता है। साहित्य का इतिहास क्या होता है? बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास होता है, जिनका संबंध आर्थिक और चिंतनात्मक
परिवर्तन से है। इस कथन के प्रतिपादक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। बी ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, सी ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी ऑप्शन है राम कुमार वर्मा। बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास होता है, ये किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने। और जहां आपको चित्त वृत्तियां शब्द मिल जाए तो वो परिभाषा किसकी मानी जाती है? रामचंद्र शुक्ल जी की। आचार, फागु व चरित्र का संबंध किस साहित्य से माना जाता है? किस साहित्य में आचार, फागु और चरित्र शैली का प्रयोग मिलता है? सिद्ध साहित्य में, जैन साहित्य में, नाथ साहित्य में या वैष्णव साहित्य में मिलता है? किसमें मिलता है? जैन साहित्य में। किसमें? जैन साहित्य में। निम्न में से शालिभद्र सूर्य की रचना नहीं है? भरतेश्वर बाहुबली रास, पंच पांडव चरित्र रास, बुद्धि रास या फिर चंदनवाला रास। इनमें से कौन सी रचना है जो शालिभद्र सूर्य की नहीं है? देखो कौन सी नहीं है? चंदनवाला रास इनकी रचना नहीं है। क्यों चंदनवाला रास किसकी रचना है? यह कवि आसगु की रचना है। किसकी रचना है? आसगु की रचना है। और जो शालिभद्र सूरी है इनको डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है। किसने माना है? गणपति चंद्र गुप्त ने। और इनका समय क्या था? 1184 ईस्वी। और इनकी ये 3 रचनाएं मिलती हैं हमें। भरतेश्वर बाहुबली रास जो कि राज साहित्य का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। ये क्या माना जाता है? राज साहित्य का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। पंच पांडव चित्ररास और बुद्धिरास ये क्या है? ये तीनों ही शालिभद्र सूरी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुनि जिन विजय ने इस रचना को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। हम अभी पीछे ही करके आए हैं, तो किसे माना है? भरतेश्वर बाहुबली रास को क्या माना है? जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि रास साहित्य की सबसे प्रथम ऐतिहासिक रचना किसे माना जाता है? प्रथम ऐतिहासिक रचना तो वो कौन सी है? पंच पांडव चरित्र रास। कौन सी है? पंच पांडव चरित्र रास। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार से नालंदा एवं तक्षशिला विद्यापीठ इनके मुख्य अड्डे थे तथा बाद में ये भौत देश चले गए। कौन थे ये? किसके बारे में कहा गया है? सिद्धों के बारे में, नाथ, जैन, वैष्णव किसके बारे में कहा गया है? ये कहा गया है हमारे सिद्धों के बारे में कहा गया है। निम्न में से सिद्ध साहित्य की विशेषता नहीं है। देखो सिद्ध साहित्य की विशेषताएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करिएगा। तंत्र साधना पर बल, ब्राह्मण एवं वैदिक धर्म का खंडन, सी ऑप्शन है नारी की निंदा और पंचमकार की दुष्प्रवृत्ति। पंचमकार की दुष्प्रवृत्ति सिद्धों की कौन सी विशेषता नहीं है? तंत्र साधना पर बल देते थे सिद्ध, बिल्कुल तंत्र साधना पर बल देते थे। ब्राह्मण और वैदिक धर्म को मानते थे? नहीं। इनका क्या करते थे? ये जात पात का, ब्राह्मण धर्म का ये क्या करते थे? खंडन करते थे। पंचमकार की दुष्प्रवृत्ति किन में मिलती है? सिद्धों में मिलती है। पंचमकार कौन से हैं? मांस, मछली, मुद्रा, मैथुन, ये क्या है? पंचमकार हैं। और नारी निंदा है जो सिद्धों में नहीं मिलती। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? नारी की निंदा। जो नारी की निंदा है वो किन्होंने की है? नाथों ने। तो ये नाथ साहित्य की विशेषता है, सिद्ध साहित्य की नहीं। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? सिद्धों की संख्या कितनी है? 40, 50, 80 या 84? सिद्धों की संख्या कितनी है? 84। नाथों की संख्या कितनी है? नाथों की संख्या बताइए कितनी है? नाथों की संख्या है 9। सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना?
मिश्र बंधुओं ने, राहुल संस्कृतन ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? राहुल संस्कृतन ने। किसने माना? राहुल संस्कृतन ने सरहप्पा को हिंदी का पहला कवि माना, और यही क्या है? सर्वमान्य मत है। जो मिश्र बंधु थे वो हिंदी का पहला कवि किसे मानते थे? मिश्र बंधु हिंदी का पहला कवि मानते थे पुष्पदंत को। किसको? पुष्पदंत को। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसको मानते थे? ये मानते थे राजा मुंज को। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी भी राजा मुंज को ही प्रथम कवि मानते थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी किसे मानते थे? अब्दुल रहमान को। परमाल रासों का रचयिता किसे माना जाता है? दलपति विजय, चंद्रबरदाई, जगनिक, नरपति नालय। ये जगनिक है। थर्ड ऑप्शन जगनिक है। अब बताइए परमाल रासों का रचयिता कौन है? परमाल रासों के रचयिता है हमारे जगनिक। कौन है? जगनिक। दलपति विजय, इनका कौन सा रासो था? खुमान रासो, चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो, और नरपति नालय का कौन सा था? वीसलदेव रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हमें। आदिकालीन के किस धर्म एवं पंथ के संत मंत का विकास हुआ? कहते आदिकालीन के किस पंथ से संत मत का विकास हुआ? नाथ, बुद्ध, जैन और शैव। किससे हुआ? नाथ से हुआ। किस धर्म से संत मत का विकास हुआ? नाथ धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वीं 17वीं शताब्दी के युग को, ठीक है, 16वीं 17वीं शताब्दी का युग कौन सा था? यानी भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना किस इतिहास लेखक की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है? मिश्र बंधु, गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर या फिर जॉर्ज अब्राहिम ग्रेसन। बताओ इसका क्या आएगा? किसने भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा? किसने कहा? जॉर्ज अब्राहिम ग्रेसन ने। क्योंकि इसमें क्या थी? उच्च कोटि की काव्य रचना थी, आध्यात्मिकता थी, जिसके कारण इसे क्या कहा गया? हिंदी काव्य का स्वर्ण युग माना गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित करवाया गया? 8, 12, 16, 18। कितने खंडों में प्रकाशित करवाया गया? तो ये प्रकाशित करवाया गया 16 खंडों में। कितने खंडों में? 16 खंडों में। देखो ये जो इतिहास ग्रंथ है हमारा हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, ये इसके कितने खंड थे? 18 खंड थे। लेकिन जो इसका एक भाग है वो 18वां, वो इसका मिला ही नहीं। तो इसको कितने भागों में प्रकाशित करना था? 17 भागों में प्रकाशित किया जाना था। कितने भागों में? 17 भागों में प्रकाशित किया जाना था। लेकिन ये कितने खंडों में प्रकाशित हुआ? 16 में। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 16 खंडों में यह प्रकाशित हुआ। 17 खंडों में करवाना था लेकिन एक खंड नहीं प्रकाशित हुआ। कितने खंडों में प्रकाशित हुआ? 16 खंडों में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक गारसा दत्तासी, जॉर्ज अब्राहिम ग्रेसन, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन है प्रथम? कौन है? ये तो हम सभी को पता है, गारसा दत्तासी। अगर पूछ लिया जाता कि भारतीय हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम भारतीय विद्वान कौन है, तो हमारे आ जाते शिव सिंह सेंगर। मिश्र बंधुओं द्वारा विचरित मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ कितने भागों में है? इसके एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं जिसमें पूछा गया था कि तीसरा भाग कब प्रकाशन हुआ, तो तब मैंने बताया था कितने भागों में है? 4 भागों में। कितने भागों में? 4।
द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के लेखक कौन है? ये कौन है? जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन। हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ का लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका, ये ग्रंथ है जो किसने लिखा? हिंदी साहित्य की भूमिका। रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी, लक्ष्मी सागर वैष्णव या डॉक्टर राम कुमार वर्मा? ये ग्रंथ है हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ये कब प्रकाशित हुआ था? 1940 ईस्वी में। कब प्रकाशित हुआ? 1940 ईस्वी में। और कौन से ग्रंथ है? इनके और दो ग्रंथ मिलते हैं, वो कौन कौन से हैं? एक तो है हिंदी साहित्य की भूमिका, जो वहां पे दिया हुआ है। दूसरा है हिंदी साहित्य का आदिकाल। कौन सा है? हिंदी साहित्य का आदिकाल। और तीसरा क्या है? हिंदी साहित्य उद्भव व विकास। और इन दोनों का प्रकाशन कब हुआ? 1952 ईस्वी में। कब हुआ? 1952 ईस्वी में। हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास पुस्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? हम पीछे कर आए, आगे क्वेश्चन आ गया तो इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1952 ईस्वी। हिंदी में पुनर्जागरण काल किसे कहा गया है? भारतेंदु युग को, द्विवेदी युग को, छायावाद युग को या फिर रीतिकाल को? पुनर्जागरण काल कहा गया है भारतेंदु युग को। किसे कहा गया? भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहा गया। द्विवेदी युग को क्या नाम दिया गया था? द्विवेदी युग को नाम दिया गया था जागरण सुधार काल। क्या नाम दिया गया था? जागरण सुधार काल। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। रीति काव्य की भूमिका और महाकवि देव नामक शोध ग्रंथ के लेखक हैं हरदेव बाहरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र या फिर राम कुमार वर्मा? रीति काव्य की भूमिका और महाकवि देव, ये किसका शोध ग्रंथ है? ये है डॉक्टर नगेंद्र का। किसका? डॉक्टर नगेंद्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार भक्ति काल का समय क्या है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भक्ति काल का समय क्या माना है? देखो, 1350 से 1650 ईस्वी या फिर 1350 से 1650 विक्रमी संवत, 1375 से 1700 ईस्वी या फिर 1375 से 1700 विक्रमी संवत। देखो, इस चीजों का ध्यान रखना है। ऐसे ऑप्शंस हैं, ये दोनों सेम है, ईस्वी और विक्रमी संवत है। ये दोनों सेम है और ईस्वी और विक्रमी संवत का डिफरेंस है। तो इनमें से भक्ति काल का समय क्या माना है? 1375 से 1700 विक्रमी संवत माना है। ईस्वी नहीं, 1375 से 1700 विक्रमी संवत क्या माना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने माना है। इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ को कितने भागों में बांटा था? 5 भागों में बांटा था। और आदिकाल को क्या कहा था? संधि काल व चारण काल कहकर पुकारा था। आदिकाल को क्या कहा था? संधि काल व चारण काल कहकर पुकारा था। और आदिकाल का समय ये मानते हैं से 750 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत तक। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार छायावाद का समय क्या है? छायावाद का समय क्या है? छायावाद का समय डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं 1918 से 1938 ईस्वी। कितना मानते हैं? 1918 से 1938 ईस्वी। किसने शालीभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि माना है? शालीभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि किसने माना है? राम कुमार वर्मा ने, शिव सिंह सेंगर ने, गणपति चंद्रगुप्त ने या फिर बच्चन सिंह ने? पीछे करके आए हैं हम, किसने माना है? गणपति चंद्रगुप्त ने।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं? मुंज को, विद्यापति को, अब्दुल रहमान को या फिर चंद बरदाई को? किसे मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी? अब्दुल रहमान को। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? अब्दुल रहमान। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी किसे मानते हैं? राजा मुंज। और हम पीछे करके आए हैं हमारे शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि कौन मानते हैं? गणपति चंद्र गुप्त। और विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले कौन है? डॉक्टर बच्चन सिंह। कौन मानते हैं? डॉक्टर बच्चन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्रगुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी या फिर राम शंकर प्रसाद? कौन है? विवेचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास पुस्तक के लेखक हैं सूर्यकांत शास्त्री। कौन है? सूर्यकांत शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल को आधार काल कहने वाले विद्वान कौन है? किन्होंने आदिकाल को आधार काल का नाम दिया है? वो है हमारे मोहन अवस्थी, राममूर्ति सिंह, वासुदेव सिंह या शैलेश जैदी? कौन है? तो आधार काल नाम किसने दिया है? मोहन अवस्थी ने। वासुदेव सिंह ने क्या नाम दिया है? उद्भव काल। वासुदेव सिंह आदिकाल को क्या नाम देते हैं? उद्भव काल। राहुल संस्कृतन के अनुसार आदिकाल का क्या नाम है? राहुल संस्कृतन ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? सिद्धचारण काल, सिद्ध सामंत काल, वीर बप्पन काल या फिर आदिकाल? आदिकाल तो आपको पता है, आदिकाल नाम सबसे पहले किसने दिया? हमारे आदिकाल नाम किसने दिया है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं जो वो क्या देते हैं? आदिकाल। बीज वप्पन काल किसने दिया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और सिद्ध सामंत काल है जो वो ये नाम किसने दिया है? राहुल संस्कृतन ने दिया है। क्या नाम दिया है राहुल संस्कृतन ने? सिद्ध सामंत काल। उत्तर अपभ्रंश के नामकरणों के संबंध में असंगत विकल्प है। कहते हैं इनमें से कौन सा है जो गलत है? पुरानी हिंदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है अपभ्रंश को, बिल्कुल कहा है। अवहट, भोला शंकर व्यास, भोला शंकर व्यास ने उत्तर अपभ्रंश को अवहट कहा है। जी हाँ, कहा है। देसिल बनिया किसने कहा है? विद्यापति ने। तो इनमें से कोई नहीं, ये क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई भी विकल्प है जो वो गलत नहीं है। निम्न में से किस रचना का प्रकाशन 1865 ईस्वी में अंग्रेज कलेक्टर चार्ल्स एलियट के द्वारा करवाया गया था? देखो, किस पुस्तक का प्रकाशन चार्ल्स एलियट ने करवाया था 1865 ईस्वी में? पृथ्वीराज रासो का, बीसल देव रासो का, परमाल रासो या फिर खुमान रासो? जल्दी से आंसर कीजिए इसका। इसका आंसर आएगा हमारा परमाल रासो। क्या आएगा? परमाल रासो। देखो, इस परमाल रासो का 1865 ईस्वी में अंग्रेज कलेक्टर चार्ल्स एलियट के द्वारा क्या करवाया था? इसका प्रकाशन करवाया गया था। किस नाम से करवाया गया था? आलाखंड। चार्ल्स एलियट ने किस नाम से करवाया था? आलाखंड नाम से इसका प्रकाशन करवाया था, परमाल रासो का। आलाखंड, परमाल रासो को ही आलाखंड कहा जाता है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी इसे क्या कहते हैं? आलाखंड के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें क्या थे? महोबे के दो वीर थे, आला और उदल, उनकी वीरता का वर्णन किया गया है। परमाल रासो के नाम से इसका प्रकाशन किसने करवाया था? परमाल रासो के नाम से इसका प्रकाशन कराया था श्याम सुंदर दास ने। किसने करवाया था? श्याम सुंदर दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाल रासो आलाखंड की रचिता जगनिक
किस राजा के दरबारी रहे थे? देखो परमाल रासो को ही क्या कहते हैं? आलाखंड। आपको अगर परमाल रासो ना देखे, आलाखंड भी लिखा जा सकता है। फिर उसके रचयिता जगनीक हैं। किस राजा के दरबारी थे? सोमेश्वर देव, परमाद्री देव, जयचंद और महादेव। किसके दरबारी कवि थे? परमाद्री देव के जय कवि थे, जो कि कनौज के चंदेल वंशी राजा थे। निम्न में से किस रचना के गीतों की गे परंपरा का मुख्य केंद्र बेसवाड़ा, महोबा व बुंदेलखंड माना जाता है? किसके गीतों की गे परंपरा का मुख्य केंद्र है बेसवाड़ा, महोबा या बुंदेलखंड माना जाता है? बीसल देव रासो, परमाल रासो, खुमान रासो या हमीर रासो? तो ये है हमारे परमाल रासो। किस रचना के गीतों की गे परंपरा का मुख्य केंद्र बेसवाड़ा, महोबा व बुंदेलखंड माने जाते हैं? परमाल रासो के। परमाल रासो क्या है? एक गे काव्य है, यानी कि जो गाया जाता है, क्या है? एक गे काव्य है। अजमेर के राजा विग्रहराज चतुर्थ एवं मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती की प्रेम कथा का वर्णन किस ग्रंथ में है? बीसल देव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो या हमीर रासो? जो विग्रहराज चतुर्थ हैं और मालवा की हमारे भोज परमार की पुत्री है राजमती, इनका प्रसंग हमें किस रासों में देखने को मिलता है? तो वो मिलता है हमें बीसल देव रासों में। किसमें मिलता है? बीसल देव रासों में। विग्रहराज चतुर्थ हैं, इनको ही क्या है ये? बीसल देव तृतीय और राजमती के विवाह का प्रसंग। नेक्स्ट रचना है हमारे पास प्राकृत पेंगलम। रचना के संकलनकर्ता कौन है? विद्यापति, श्रीधर, सारंगधर या लक्ष्मीधर? बताओ कौन है? प्राकृत पेंगलम, इस रचना के संकलनकर्ता हैं हमारा लक्ष्मीधर। कौन है? लक्ष्मीधर। इसमें कितने कवियों का विवरण मिलता है? 4 कवियों का विवरण मिलता है। कौन कौन से? सारंगधर, बब्बर, चंचल और विद्याधर। कौन कौन से हैं? 4। बब्बर, चंचल, सारंगधर और विद्याधर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। प्राकृत पेंगलम में निम्न में से किस कवि के पदों को शामिल किया गया है? किस कवि के पदों को शामिल किया गया है? देखो जो मैं अभी बता के आई हूं, सारंगधर के, विद्यापति के, बब्बर और चंचल के, यानी कि इन सभी के पदों को शामिल किया गया है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम आगे नेक्स्ट क्लास में हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो है भक्ति काल। तो आगे वाली क्लास लगाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।